सिएटल के एक जगह पर जैसन नाम का एक बेरोजगार इंजीनियर मछलियां पकड़ रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर आसमान पर पड़ती है, जहां बहुत तेजी से घने बादल छाने लगते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि मौसम विभाग ने आज मौसम बिल्कुल साफ और धूप वाला बताया था, लेकिन आसमान का बदलता मिजाज देखकर जेसन मछलियां छोड़कर घर जाने का फैसला करता है। रास्ते में वह गाड़ी का रेडियो चलाता है, जहां मौसम विभाग की चेतावनी सुनाई दे रही थी कि वॉशिंगटन में तेज तूफान आने वाला है। जैसन उम्मीद करता है कि यह तूफान क्रिसमस की छुट्टियों तक खत्म हो जाएगा और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। घर के पास पहुंचते ही जैसन की नजर अपनी पड़ोसन सुसान पर पड़ती है। सुसान अपने पति मैक्स को अलविदा कहकर रोज की तरह दौड़ लगाने के लिए निकल रही होती है। जैसन घर के बाहर रखे डाक के डिब्बे से सारी चिट्ठियां निकालता है और अंदर चला जाता है। चिट्ठियों को देखते समय उसकी नजर एक ऐसे पत्र पर पड़ती है जिसे देखकर वह परेशान हो जाता है। उसमें याद दिलाया गया होता है कि इस महीने की घर की किस्त अभी जमा नहीं हुई है। जेसन पहले से ही बेरोजगार था और पैसों की परेशानियों से जूझ रहा था, इसलिए वह लेटर उसकी चिंता और बढ़ा देता है। तभी उसका प्यारा बुढ़ा कुत्ता कैसिडी उसके पास आता है। जेसन उसे प्यार करता है और फिर अपनी पत्नी एना को जगाने के लिए डोनट्स लेकर कमरे में जाता है। डोनट्स देखते ही उनके बच्चे रूथ और ग्रे खुशी खुशी वहां पर पहुंच जाते हैं और अपने अपने डोनट मांगने लगते हैं। तभी एन जेसन को चेतावनी देती है कि कैसिडी को गलती से भी बेकन मत देना, क्योंकि उसे दिल की बीमारी हो गई है और अभी अभी उसने उसे दवा दी है। इसी बीच अचानक घर का इंटरनेट बंद हो जाता है। इंटरनेट जाते ही बच्चे परेशान हो जाते हैं। जेसन भी लगातार घर की बिगड़ती हालात देखकर परेशान हो जाता है। एन कहती है कि उसे लगता है कि उनका यह घर धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है। वह जेसन से कहती है अगर वह तैयार हो तो वह भी यह घर छोड़कर कहीं और जाने को तैयार है। जेसन मजाक करते हुए कहता है कि बस कुछ और लॉटरी की टिकट खरीद लेते हैं, शायद किस्मत हमारा साथ दे दे और सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। फिर वह एन को समझाता है कि घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी नहीं है। तभी एन उसे बताती है कि उसने एक ठेकेदार को बुलाया है जो अगले दिन घर की चिमनी ठीक करने आएगा। इसके बाद एन ठेकेदार की रिपोर्ट जेसन को पढ़कर सुनाती है। रिपोर्ट में बताया गया होता है कि उनके घर की नींव धीरे धीरे नीचे धंस रही है, लेकिन सबसे डरावने वाली बात यह थी कि घर की चिमनी भी उनके घर को किसी तरह संभाले हुए है। अगर उनकी चिमनी को कुछ हुआ तो उनका पूरा घर ढह सकता है। इस गंभीर सिचुएशन के बीच में एन को क्रिसमस ट्री की याद आती है। वह जेसन से कहती है कि उन्हें बच्चे के लिए क्रिसमस ट्री खरीदना चाहिए। जेसन बाहर हो रहे तेज बारिश को देखकर कहता है अभी बाहर जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन बच्चे लगातार जिद करते रहते हैं। आखिरकार जेसन उनकी बात मान जाता है। वह कार की चाबी ग्रे को देता है और कहता है वह रूथ को लेकर बाहर जाए और दोनों कार में बैठकर उसका इंतजार करें। रूथ दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा किसी तरह नहीं खुल पाता। वह गुस्से में अपने भाई ग्रे पर शक करती है और कहती है उसने जरूर उसके साथ कोई भद्दा मजाक किया होगा, लेकिन ग्रे साफ कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। दोनों बच्चों की बहस सुनकर जेसन उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वह दरवाजा 1 इंच भी नहीं खुलता। वह घर के दूसरे दरवाजे पर जाता है, मगर वहाँ भी दरवाजा पहले की तरह बंद मिलता है। इसी दौरान उनका कुत्ता कैसिडी जोर जोर से भौंकने लगता है। एन घबराकर जेसन से पूछती है कि आखिर क्या हो रहा है। जेसन उसे बताता है कि घर का कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा। जेसन तुरंत गैराज का दरवाजा जांचने जाता है, लेकिन वहाँ भी बाहर से जैसे दरवाजा पूरी तरह सील हो चुका था। वह ऊपर की अटारी में जाता है और वहाँ लगी खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खिड़की भी कसकर बंद होती है। जेसन को लगता है कि शायद किसी ने उनके साथ कोई शरारत की है। वह कहता है कि हो सकता है किसी ने दरवाजे और खिड़कियों पर गोद लगा दिया हो, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि घर की फोन सेवा भी पूरी तरह बंद हो चुकी है। अब परिवार को समझ आने लगता है कि मामला अब काफी ज्यादा खराब हो चुका है। सभी पूरी तरह घबरा जाते हैं। जेसन पूरी ताकत लगाकर मेन दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जरा सा भी नहीं हिलता। इसके बाद वह एक लोहे की रॉड उठाता है और खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एन उसे ऐसा करने से रोक देती है। जेसन दूसरी खिड़की के पास जाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी वही स्थिति होती है। तभी सामने वाले घर से उनके पड़ोसी मैक्स, रिचर्ड और उनकी पत्नी का ध्यान उनकी तरफ जाता है। जेसन को पता चलता है कि वे लोग भी अपने घर के अंदर फंस चुके हैं। मैक्स की पत्नी सुसान अपनी दौड़ पूरी करके घर वापस आती है और मैक्स उसे बताता है कि वह घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। सुसान कहती है कि वह मदद लेने के लिए बाहर जाने की कोशिश करेगी। अब जेसन और उसका परिवार समझ जाता है कि सिर्फ उनका घर ऐसी ही तरह बंद नहीं हुआ है, बल्कि पूरे इलाके में यही घटना दोहराई जा रही
है। समय काटने के लिए जैसन के बच्चों को उनके पड़ोसियों के बारे में बताने लगते हैं। वह बताते हैं कि उसने अलग अलग पड़ोसियों को अपनी तरफ से अलग अलग नाम दे रखे हैं। सबसे पहले वह उस पड़ोसी का जिक्र करते हैं जो हमेशा दूरबीन लेकर आसपास के लोगों की तरफ देखता रहता है। इसके बाद वह उस पड़ोसी के बारे में बताते हैं जिसे उसने मजाक में ढक्कन नाम दे रखा है और जिसके पास एक नाव है। तभी उनकी नजर मैक्स पर पड़ती है जो अपने घर से एक सफेद बोर्ड उठाकर उनकी तरफ दिखा रहा होता है। बोर्ड पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा होता है, गवर्नमेंट। जैसन तुरंत रूथ की स्लेट उठाता है और उस पर अपना जवाब लिखकर मैक्स को दिखाता है। इसके बाद मैक्स दोबारा बोर्ड पर लिखता है, अगर यह पूरी दुनिया के साथ हो रहा हो तो। यह सवाल देखकर जैसन और उसका पूरा परिवार कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है। रात होने पर जैसन अपने परिवार को समझाता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उनके पास खाने के लिए अभी राशन बचा हुआ है। सबसे जरूरी बात यह होती है कि वे सभी एक दूसरे के साथ हैं और अपने परिवार को भरोसा दिलाते हैं। जब तक वह एक साथ हैं, वे इस मुश्किल से निकलने की कोशिश करते रहेंगे। इसके बाद जैसन रूथ को उसके कमरे में सुलाने जाता है। तब रूथ उससे कहती है कि शायद वे बारिश की वजह से घर में फंस गए हैं। जैसन उसे समझाता है कि यह सिर्फ बारिश है और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रूथ अपनी बात पर अड़ी रहती है और वह कहती है, आज जो बारिश हुई थी वह सामान्य बारिश जैसी नहीं लग रही थी। उसके शब्द जैसन के मन में डर पैदा कर देते हैं। कुछ समय बाद जैसन अपने कमरे में जाकर एन को एक बंदूक दिखाता है। एन यह देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है उसने बिना उससे पूछे यह बंदूक क्यों खरीदी। जैसन बताता है कि कुछ हफ्ते पहले वह अचानक एक बुरे सपने से जाग गया था। उस सपने के बाद उसके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ था। उनका परिवार सुरक्षित नहीं है और उनके ऊपर कोई बड़ा खतरा आने वाला है। इसी एहतियात में उसने बंदूक खरीद ली थी। एन उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए चुप रहती है, फिर उससे बंदूक चलाना सीखने के लिए कहती है। इसके बाद जैसन किसी तरह घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। वह खिड़की के पास खड़ा होकर अपनी कार की चाबी से कार को चालू करने की कोशिश करता है। गलती से कार की डिग्गी खुल जाती है। जैसन उसे बंद करने की कोशिश करता है लेकिन डिग्गी बंद ही नहीं होती और वह घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे में छेद करने की कोशिश करता है। जब यह तरीका भी काम नहीं आता तो वह दीवारों और फर्श को तोड़ना शुरू कर देता है। वह हर संभव जगह से बाहर निकलने का सोच रहा था लेकिन कोई भी रास्ता काम नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पूरे घर के चारों तरफ कोई अदृश्य मजबूत दीवार खड़ी हो चुकी हो। आखिरकार जैसन एन को बताता है कि उसे लगता है कि बारिश के कारण घर के चारों तरफ किसी तरह का अदृश्य बाधा बन गई है। एन उससे पूछती है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है और पूछती है कि क्या उन्हें घर की ऑक्सीजन की खत्म होने की चिंता करनी चाहिए। जैसन उसे समझाता है फिलहाल उन्हें हवा की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि घर के वेंट के जरिए ताजी हवा अभी भी अंदर आ रही है। दीवार में जैसन ने जो नुकसान किया था वह उसे भी पेंटिंग लगाकर ढक देता है ताकि बच्चे डरे नहीं। तभी उसे चिमनी की तरफ से एक अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि चिमनी के कुछ हिस्से धीरे धीरे टूटकर नीचे गिरने लगे हैं। अब घर की हालात पहले से और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है। अगली सुबह जैसन और एन नीचे आते हैं और एक बार फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा अभी भी बंद होता है। इंटरनेट अभी भी नहीं आया होता है। इसलिए जैसन अपने घर में एक पुराना डिब्बा निकालता है जिसमें कुछ वायलिन रिकॉर्ड और डीवीडी प्लेयर रखा होता है। वहाँ उसे 2 फिल्में मिलती हैं। जैसन परिवार को बताता है कि अगर उन्होंने खाने के सामान को सही तरीके से बांटकर इस्तेमाल करना सीख लिया तो उनका राशन कई महीनों तक चल सकता है। फिलहाल उनके पास बिजली, पानी, गैस की सुविधा मौजूद नहीं थी लेकिन जैसन साफ कहता है उन्हें इन चीजों को सामान्य नहीं समझना चाहिए। अगर वे लंबे समय तक इसी तरह फंसे रहें तो बिजली, पानी और गैस भी किसी दिन खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्हें हर चीज को सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। इसी दौरान कैसिडी दरवाजे के पास जाकर अपने पंजों से खरोचने लगता है। वह बाहर जाना चाहता था लेकिन जैसन और उसका परिवार कुछ कर नहीं सकता था। जैसन भारी मन से उससे कहता है कि उसे बहुत अफसोस है, अगर उसे घर से अंदर अपना काम कर सकता है तो वह कर ले, बाद में वह साफ कर देगा। अब परिवार को इस बंद घर में रहते हुए कई दिन बीत चुके थे। चौथे दिन जैसन देखता है कि बच्चे अपने स्कूल का काम करते हुए बुरी तरह ऊब चुके थे। उनका ध्यान बटाने के लिए जैसन उन्हें मछलियां साफ करना और पेट चीरकर अंदर का हिस्सा निकालना सिखाने लगता है। हालांकि उनके पास मछली नहीं होती, इसलिए जैसन मजाक करते हुए कहता है आज अभ्यास के लिए रूथ अपनी कुछ चीजें देगी। इसके बाद वह मछलियों को साफ करने का पूरी तरीका बताता है और बताता है कि किस तरह सावधानी से अंदर के हिस्से निकालना चाहिए। रूथ यह देखकर हैरान रह जाती है। उसके पिता को समुद्र और मछलियां पकड़ने के बारे में बहुत कुछ पता था। वह जैसन से इसका कारण पूछती है। जैसन बताता है कि उसे समुद्र से बहुत प्यार रहा है। एक समय उसके पास अपनी खुद की मछली पकड़ने वाली नाव हुआ करती थी लेकिन बच्चों के पैदा होने के बाद उन्हें अपनी नाव बेचनी पड़ी थी। यह सुनकर बच्चे हैरान रह जाते हैं। जैसन लगातार अपनी जिंदगी के पुराने हिस्से के बारे में सोचने लगता है जबकि दूसरी तरफ उनके घर के चारों तरफ बनी दीवार उन्हें दुनिया से अलग की हुई थी। जैसन मजाक में कहता है बच्चों की परवरिश वैसे ही काफी महंगी होती है,
से अगले दिन सुबह जेसन मैक्स से संपर्क करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वह यह पता लगाना चाहता है कि आखिर कितनी दूरी तक यह रहस्यमय घटना घटी हुई है। इसके लिए वो सुझाव बनाता है कि आसपास के पड़ोसियों से भी कांटेक्ट किया जाए ताकि वे एक दूसरे से जानकारी साझा कर सकें और पता लगा सके कि आखिर आसपास आखिर हो क्या रहा है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन एन घर में दोपहर का खाना तैयार कर रही होती है। अचानक घर की लाइट बार बार झिलमिलाने लगती है। जेसन एक टमाटर के बीज को फेंकने वाला होता है लेकिन एन उसे रोक देती है। वह बताती है कि वह इन बीजों को संभाल कर रख रही है ताकि बाद में इन्हें उगाकर घर में टमाटर पैदा कर सके। इसी दौरान मैक्स जेसन का ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह जेसन को बताता है कि पहले वह डेंटल डॉक्टर था लेकिन अब सोशल वर्कर हो चुका है। इसके बाद वह जेसन से पूछता है क्या उसके पास कोई पर्याप्त खाना बचा हुआ है। जेसन उसे जवाब लिखकर बताता है फिलहाल उनके पास खाने को पर्याप्त सामान मौजूद है। इस तरह धीरे धीरे 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन रूथ खिड़की के शीशे पर पेंसिल से एक अजीब तरह का पैटर्न बनाना शुरू करती है लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है। जैसे वह शीशे पर पेंसिल घुमाती है बाहर मौजूद पानी उसी रेखा के अनुसार हिलने लगता है। एन यह देखकर तुरंत रूथ को खिड़की पर चित्र बनाने से मना करती है। घर में रहने के बावजूद जेसन कोशिश करता है कि परिवार का माहौल सामान्य बना रहे। वह एक गाना चलाता है और रूथ के साथ नाचना शुरू कर देता है। एन भी ग्रे के साथ नाचने लगती है। कुछ देर तक पूरा परिवार हंसी मजाक के साथ ऐसे ही एंजॉय करता रहता है। इसके बाद वे सभी बैठकर एनी नाम की एक फिल्म देखते हैं। दिन बीतते जाते हैं। एन रसोई में तरह तरह के पौधे उगाने की कोशिश करती रहती है। हालांकि अभी तक उनमें से किसी भी पौधे में सब्जियां नहीं उगी थी लेकिन उसकी उम्मीद अभी बाकी थी। धीरे धीरे परिवार इसी कैद से बोर हो चुका था और यही उनकी जिंदगी बन चुकी थी। वे फिल्म देखते, खाना खाते, बच्चों को पढ़ाई करवाते और एक दूसरे के साथ समय बिताकर खुद को व्यस्त रखते। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। अब तो क्रिसमस भी आ चुका होता है। इतनी भयानक परिस्थिति के बावजूद भी पूरा परिवार मिलकर खुशी खुशी क्रिसमस मनाता है। बाद में रूथ अटारी में बैठकर कुछ चित्र बना रही होती है। तभी अचानक वह खिड़की के बाहर देखती है और कहती है वह वापस आ गई। जेसन हैरानी से उससे पूछता है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। रूथ जवाब देती है कि बारिश वाली औरत। जेसन उसे अपनी बच्चों की कल्पना समझकर हंस देता है और कहता है कि वह बेवकूफी भरी बातें कर रही है लेकिन रूथ अपनी बातों पर अड़ी रहती है। वह कहती है कि जब भी बारिश होती है तो यह बारिश वाली औरत बाहर जरूर दिखाई देती है। ग्रे भी बाहर खिड़की से देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। रात के खाने के समय रूथ सलाद देखकर शिकायत करती है कि उनमें बहुत कम सब्जियां हैं। एन उसे समझाती है कि जल्दी पौधे में सब्जियां उगने लगेंगी, बस उन्हें थोड़ा समय इंतजार करना होगा। तभी रूथ बताती है कि उसने कुछ समय पहले घर के बाहर किसी व्यक्ति को देखा था लेकिन ग्रे तुरंत उसकी बात काट देता है और कहता है कि वो झूठ बोल रही है। इसी बात को लेकर दोनों बहन भाई के बीच में बहस होने लगती है। रूथ अपने माता पिता से कहती है कि उसने जिस व्यक्ति को देखा था वह उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। वह कहती है कि शायद वह बाहर मौजूद इंसान किसी इंसान से बात करना चाहता था क्योंकि बाकी के लोग अपने अपने घर के अंदर बंद हैं। जेसन अपनी आवाज ऊंची करने के लिए रूथ से माफी मांगता है और उसे समझाता है कि अभी कहानियां बनाने का समय नहीं है। वह नहीं चाहता कि बच्चे बाहर दिखाई देने वाले चीज को लेकर डरें और उनके परिवार का माहौल खराब हो जाए। वह माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए एन बच्चे के लिए हाथ से बनाए गए क्रिसमस के कुकीज लेकर आती है। घर में चीनी खत्म हो चुकी थी इसलिए एन ने बिना चीनी के किसी तरह घर की चीजों का यूज करके कुकीज बनाई थी। कुकीज का स्वाद बेहद खराब था लेकिन पूरा परिवार एन को खुश करने के लिए उन्हें खा लेता है। डिनर के बाद जेसन एन से पूछता है क्या वह उसके साथ थोड़ा नाश्ता करके एयर फोर्स 1 फिल्म देखने चाहेगी। एन मान जाती है। दोनों साथ साथ बैठकर फिल्म देखते हैं। फिल्म खत्म होने के बाद दोनों घर से बाहर निकले बिना आसमान की तरफ देखने का फैसला करते हैं। वे आसमान की तरफ देखते हैं तो एना कहती है कि शहर में प्रदूषण न होने की वजह से आसमान कितना साफ दिखाई दे रहा है। फिर वह मजाकिया अंदाज में कहती है कि कम से कम इस महीने उन्हें घर की किस्त तो नहीं भरनी पड़ेगी। यह सुनकर जेसन मुस्कुराता है और एन को चूम लेता है। तभी अचानक घर के बाहर लगा मोशन सेंसर वाला बल्ब जल उठता है। दोनों की नजर बाहर जाती है तो बाहर एक लोमड़ी खड़ी दिखाई देती है जो कुछ देर तक उन्हें घूरती रहती है फिर वहाँ से चली जाती है। जेसन उसे देखकर कहता है अब यह उसकी दुनिया है और शायद अब इंसान इस दुनिया को पहले की तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। अगली सुबह रूथ और ग्रे बड़े खुशी खुशी क्रिसमस का उपहार खोलते हैं लेकिन उनके चेहरे पर तुरंत निराशा छा जाती है। रूथ का उपहार आधा खाया हुआ सेब होता है जबकि ग्रे के उपहार में खिलौना मिलता है। फिर जेसन ग्रे और रूथ से कहता है उन्हें अपना उपहार एन को दे देना चाहिए। बच्चे एन को बताते हैं कि यह उसका पहला टमाटर है। उन्होंने रसोई में टमाटर को उगते हुए देखा था और चुपचाप उसे संभाल कर रखा था ताकि क्रिसमस पर अपनी माँ को सरप्राइज दे सकें। दोनों बच्चे एन से उस टमाटर को खाने को कहते हैं। एन भी बच्चों की खुशी के लिए उस टमाटर को खा लेती है। तभी रूथ उठकर बाहर की तरफ देखती है और उसकी नजर मिसेज रिचर्डसन पर पड़ती है। वह अचानक बेहोश होकर गिरी हुई होती है। रूथ यह देखने के बाद तुरंत अपने माता पिता को इसके बारे में जानकारी देती है। जेसन बिना समय गवाए रूथ और ग्रे को एक सुरक्षित कमरे में ले जाता है। रूथ बार बार पूछती है कि
मिसेज रिचर्ड को क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? जैसन उन्हें बताता है कि वह ठीक नहीं है। यह सुनते ही रूथ रोने लगती हैं। कुछ समय बाद जैसन को याद आता है कि कैसिडी दिल की बीमारी की आखिरी दवा खुराक बची हुई है। वह दवा को कैसिडी मिलाकर खिला देता है। रात होते होते बाहर फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की आवाज के बीच रूथ अपने बिस्तर से उठती है और धीरे धीरे गाना गाने लगती है, बारिश बारिश चली जाओ। तभी अचानक जोर से बिजली गरजती है, जिससे रूथ डर जाती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा खिड़की तक उसे ले जाती है। वह धीरे धीरे खिड़की से पर्दा हटाती है और बाहर देखती है। वहाँ उसे सुसान दिखाई देती है। रूथ सुसान को देखते ही जोर से चीख पड़ती है। सुसान बाहर मदद के लिए चिल्ला रही थी और उनसे दरवाजा खोलने की गुहार लगा रही थी। वह कह रही थी कि बाकी सभी लोग मारे जा चुके हैं, अब कोई भी मदद आने वाली नहीं है। सुसान बेहद घबराई हुई होती है और लगातार कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया, वे यहीं आ रहे हैं। तभी अचानक एक अदृश्य ताकत सुसान को पीछे से खींच लेती है। कुछ सेकंडों में रूथ की आंखों के सामने सुसान वहीं पर गायब हो जाती है। जेसन तुरंत दौड़कर पर्दा बंद करता है ताकि बच्चे दोबारा बाहर न देख सकें। इसके बाद जेसन रूथ द्वारा बनाए गए उन चित्रों को देखता है जिसमें उसने बाहर दिखाई देने वाली आकृतियों को बनाया था। जेसन मानता है कि अब भी समझ नहीं पा रहा कि रूथ आखिर क्या देख रही है। रूथ उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने जो व्यक्ति देखा था वह बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसे वह इंसान अच्छा लगा। वह किसी तरह रूथ से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेसन कहता है कि जो भी शक्ति उन्हें इस घर के अंदर कैद करके रखे हुए है वह किसी भी हालात में अच्छी नहीं हो सकती। इसके बाद जेसन अपने पूरे परिवार को डायरेक्शन देता है। अब से उन्हें पूरी तरह छिप कर रहना होगा और बाहर मौजूद किसी भी चीजों पर ध्यान नहीं देना होगा। वह कहता है कि खासकर जब बारिश हो रही हो तब घर की सभी खिड़कियां ढक कर रखना होगा ताकि बाहर से कोई उन्हें देख न सके। एन उससे पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जेसन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। वह सिर्फ इतना कहता है कि उन्हें किसी भी तरह जिंदा रहना है। अगली सुबह जेसन बाहर देखता है तो मैक्स अपने पत्नी के शरीर को एक कंबल से ढकते हुए दिखाई देता है। अब जेसन को एहसास हो जाता है कि स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बच्चों को इस डरावने माहौल से दूर रखने के लिए जेसन ग्रे और रूथ को शारीरिक कसरत कराने लगता है। ग्रे घर के अंदर ही चक्कर लगाकर दौड़ना शुरू कर देता है, जबकि रूथ अपने लिए लाए गए एरियल सिल्क पर अभ्यास करने लगती है। तभी अचानक घर की चिमनी के ऊपर ढक्कन तेजी के साथ नीचे गिर जाता है। इससे जेसन की नजर तुरंत चिमनी की तरफ जाती है और उसे एहसास होता है कि अब उनके घर की हालत पहले से और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। चिमनी का ऊपर वाला सिरा अब टूट चुका है। अब शायद बाहर निकलने का कोई और रास्ता ना हो सके। वह सोचता है कि शायद वे चिमनी के रास्ते घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वह तुरंत समझाता है कि ऊपर से चिमनी का रास्ता काफी ज्यादा सकरा है। अगर वह उसमें घुसने की कोशिश करेंगे तो उनका वजन उनकी चिमनी ढहा सकता है। तभी रूथ कहती है कि वह ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है क्योंकि पूरे परिवार का वजन और उसका वजन काफी कम है। वह सुझाव देती है कि एरियल सिल्क की मदद से उसे ऊपर उठाया जा सकता है और शायद वह चिमनी के मुंह तक पहुँच जाएगी। जेसन और एन पहले काफी देर तक इसके बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन आखिरकार वह रूथ की बात मान जाते हैं। जेसन 2 लंबे डंडे लाकर उन्हें आपस में टेपों से जोड़ता है और एरियल सिल्क से उन्हें बांध देता है। फिर वह धीरे धीरे रूथ को चिमनी के अंदर की ऊपर की ओर उठाना शुरू करता है। काफी मेहनत के बाद रूथ आखिरकार चिमनी के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाती है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वह खुद इस सकरे रास्ते से बाहर नहीं निकल सकती। वह सिर्फ अपना हाथ निकाल पाती है। जेसन और एन यह देखकर समझ जाते हैं कि इस रास्ते से बाहर निकलना संभव नहीं है। वह धीरे धीरे रूथ को वापस खींचने लगते हैं। इसी दौरान अचानक कैडसी दर्द से कहराने लगता है, रोने लगता है। उसकी हालात लगातार बिगड़ रही होती है और जेसन और एन समझ जाते हैं कि अब बहुत तकलीफ में है वो। एन बच्चों से कहती है कि कैडसी ने उनके साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी बिताई है और अब उन्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जेसन एन से कहता है कि वह दोनों बच्चों के कमरे में ले जाएं और टीवी की आवाज तेज कर दें। जेसन खुद कैसिडी के पास रुकता है और उसकी हालात देखकर आखिरकार उसका दर्द खत्म करने का फैसला करता है। वह कैसिडी को हमेशा के लिए शांत कर देता है। कुछ समय बाद एन गराज की तरफ जाती है। वह जेसन से कहते हैं कि बच्चे के सोने के बाद कैडसी का अंतिम संस्कार घर की चिमनी में कर सकते हैं, लेकिन जेसन उसे एक ऐसी बात बताता है जिससे सुनकर एन हैरान रह जाती है। वह कहता है कि अगर हालात आगे और खराब हुए थे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। कैडसी के शरीर से मिलने वाला खाना खाकर वह कुछ समय के लिए जिंदा रह सकते हैं। एन इस बात से बेहद परेशान हो जाती है। वह जेन से कहती है कि अगर वह ऐसा करने वाला है तो खुद करे, लेकिन वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। जेसन कैसिडी के बॉडी को लेकर चिमनी के पास जाता है और उन्हें जलाने वाला होता है। तभी उनकी नजर बाहर खड़ी एक लोमड़ी पर पड़ती है। जेसन कुछ देर सोचता है, फिर कैसिडी का शरीर वहीं पर छोड़ देता है ताकि लोमड़ी उसे खा सके, लेकिन तभी लोमड़ी उनके पास पहुंच जाती है। उससे पहले ही अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। जेसन की नजर उस जगह पर जाती है जहाँ उसने अपना हाथ रखा हुआ था।
बारिश का पानी वहाँ जमा होकर बिल्कुल उसके हाथ जैसा आकार बना चुका था। यह देखकर जैसन हैरान रह जाता है और उसके मन में एक रहस्यमयी बारिश को लेकर सवाल उठने लगता है। अगली सुबह रूथ अपने उगाए हुए पौधों को खिड़की के पास रखती है ताकि उसे थोड़ी धूप मिल सके, लेकिन कुछ देर बाद आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश फिर से शुरू हो जाती है। परिवार तुरंत खिड़कियों के पर्दे लगा देता है। तभी रूथ को याद आता है कि उसका पौधा अभी भी खिड़की के पास रखा हुआ है। वह जल्दी से उसे लेने के लिए खिड़की के पास जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर बाहर खड़े एक अजीब तरह के जीव पर पड़ती है। वो जीव खिड़की के बिल्कुल पास खड़ा होता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। अचानक वह डरावनी आवाज में गुर्राता है। परिवार पूरा सहम जाता है। कुछ देर बाद वह जीव वहाँ से चला जाता है। रूथ तुरंत भागकर एन के पास पहुँच जाती है। इस तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। लगातार घर में बंद रहने के बाद खाने की कमी के कारण पूरा परिवार हालत बेहद खराब हो जाती है। एक दिन रूथ भूख से परेशान होकर कहती है उसे बहुत तेज भूख लग रही है। एन उसे समझाती है कि उन्हें राशन बचाकर खाना होगा। जैसन अपनी थाली से थोड़ा खाना निकालकर रूथ को देने की कोशिश करता है, लेकिन रूथ रोते हुए कहती है उसे और खाना चाहिए। वह भागकर फ्रिज की तरफ जाती है, लेकिन एन तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे रोक देती है। जैसन एन से कहता है वह रास्ते से हट जाए ताकि रूथ खुद देख सके कि उनके पास कितना खाना बचा हुआ है। एन अचानक लड़खड़ा जाती है और जैसन उसे संभाल लेता है। अब पूरे परिवार पर इसका काफी ज्यादा असर दिखाई दे रहा था। भूख, डर और कमजोरी, लगातार बंद घर के अंदर सब कुछ नजर आ रहा था। जेसन एन को समझाता है कि वे किसी न किसी तरह जिंदा रहेंगे और एक दिन इस घर से बाहर निकलेंगे, लेकिन एन अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर पाती। वह कहती है कि जेसन को अब हकीकत स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगर ऐसा चलता रहा तो वे भूख से मारे जाएंगे। वह अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। जेसन उसे भरोसा दिलाता है कि वह यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे, लेकिन एन टूट चुकी होती है। वह कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी ग्रे अपने माता पिता से कहता है कि वे मछलियाँ पका सकते हैं और पहले ही वह उन्हें साफ कर चुका है। रूथ भी वहाँ आ जाती है। दोनों बच्चों को उम्मीद होती है कि शायद उन्हें आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन तभी अचानक घर की लाइट फिर से झिलमिलाने लगती है। जेसन की नजर खिड़की के बाहर जाती है और जहाँ पर उसे वही लोमड़ी दिखाई देती है। उसे अचानक एक विचार आता है। वह तुरंत गैराज में जाता है और कुछ सामान की मदद से एक अस्थायी जाल बनाना शुरू करता है। वह जाल के अंदर मांस का एक टुकड़ा रख देता है। अगली सुबह जेसन चिमनी के खुले हिस्से का इस्तेमाल करते हुए उस जाल को रस्सी के सहारे बाहर नीचे उतारता है। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, लोमड़ी मांस को देखकर जाल के पास आती है और उसे खाने की कोशिश करती है, लेकिन जाल ठीक से काम नहीं करता और वह लोमड़ी भाग निकलती है। जेसन हार नहीं मानता। वह जाल में बदलाव करता है और दोबारा लोमड़ी के आने का इंतजार करता है। इस बार जाल काम कर जाता है, लेकिन तभी रियल सिल्क का कपड़ा चिमनी की दरारों में फंसकर फट जाता है और इसी का फायदा उठाकर लोमड़ी वहां से भाग जाती है। जेसन दोबारा जाल को ठीक करने लग जाता है। तभी एन उसके पास कुछ खाने को लेकर आती है। जेसन उससे कहता है कि वो खाना बच्चे को दे दे, लेकिन एना उसे याद दिलाती है कि उसने खुद कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। वह कहती है कि अगर जेसन कमजोर हो गया तो परिवार के लिए रास्ता निकालने वाला कोई भी नहीं बचेगा। जेसन खाना शुरू करता है, लेकिन तभी उसकी नज़र उसमें मौजूद एक गाजर पर पड़ती है। उसे अचानक एक नया आइडिया आता है। एक बार जेसन बड़े जानवरों के बजाय छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बनाने लगता है। वह एरियल सिल्क की जगह मजबूत रस्सी का इस्तेमाल करता है। कुछ समय बाद एक गिलहरी जाल के अंदर रखी गाजर को खाने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। जेसन समय पर ही जाल बंद कर देता है और उसे ऊपर से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जाल चिमनी में कहीं फंस जाता है और आखिरकार वह टूट जाता है। कुछ ही देर बाद वह गिलहरी नीचे गिरती है और मर चुकी होती है। परिवार उसे देखकर हल्की सी मुस्कान देता है, क्योंकि लंबे समय बाद उन्हें खाने के लिए कुछ मिलने वाला था। जेसन गिलहरी को पकाकर तैयार करता है और पूरा परिवार उसे बेहद भूख के साथ खा जाता है। इसके बाद जेसन और एन फैसला करते हैं कि सिर्फ बाहर से मिलने वाले खाने पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। वह घर के नीचे मौजूद मिट्टी का इस्तेमाल करके पौधे उगाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे कुछ हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। पड़ोस के कई लोग भूख और बीमारी की वजह से मरने लगते हैं, जबकि कुछ लोगों की हालात ऐसी हो चुकी थी कि वह इसी जीवन के बीच में जीने का एक उद्देश्य ढूंढ लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अब जेसन तरह तरह के जाल बनाया करता था और छोटे जानवरों पंछियों को पकड़ने के लिए अलग अलग तरह के जाल क्रिएट करता था। परिवार अब इसी नई जिंदगी के अनुसार ढलने लगा था। एक रात पूरा परिवार बैठकर फिल्म देख रहा होता है। तभी अचानक बिजली चली जाती है। इस बार बिजली कुछ देर के लिए नहीं जाती, बल्कि हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अब उनके पास ना नेटवर्क बचा था, ना ही बिजली और ना ही बाहर निकलने का कोई तरीका। समय तेजी के साथ गुजरता जाता है और देखते ही देखते
5 साल बीत जाते हैं। इन 5 सालों के अंदर घर के अंदर पूरी तरह की सुविधा हो चुकी थी। वे सब्जियां पैदा करते थे और जालों से जानवरों को पकड़कर उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब रूथ भी काफी बड़ी हो चुकी होती है। एक दिन वह अटारी में जाती है और अपने बनाए हुए पुराने चित्रों को एक एक काट कर अलग करती है। फिर वह उस चित्र को अटारी की खिड़की पर लगा देती है। अब बाहर की दुनिया पर सड़कों पर जंगली जानवर बिना किसी डर के घूमते दिखाई देते हैं। इंसानों की मौजूदगी लगभग खत्म हो चुकी होती है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है वे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। अब जेसन को परिवार को पता लग गया होता है कि जब बारिश होती है तो बाहर कोई खतरनाक चीज जरूर निकलती है। इधर एन जेसन के बाल काट रही होती है। बाल काटने के बाद वह ग्रेग से पूछती है क्या वह बाल कटवाना चाहता है, लेकिन ग्रे उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी जेसन के बनाए हुए जाल में कोई चीज आकर फंस जाती है। रूथ यह देखकर जेसन से सवाल करती है। अब उनके पास पर्याप्त खाना मौजूद है, अब उन्हें जानवरों को पकड़ना नहीं चाहिए। जेसन इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता और चुप रहता है। बाद में एन जेसन को बताती है कि उनका घर धीरे धीरे अब जमीन के नीचे धंस रहा है। घर के नीचे की मिट्टी लगातार बहती जा रही है और नींव कमजोर होती जा रही है। जेसन जवाब देता है कि अगर 5 साल लगातार बारिश होगी तो घर के ऊपर यही असर पड़ेगा। इसके बाद जेसन अपने पूरे परिवार को गैराज के अंदर ले जाता है। उन्हें वह कार दिखाता है जो उसने खुद तैयार की होती है। एन जेसन की बनाई गई हुई कार देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, लेकिन ग्रे उसे देखकर कहता है कि ये सब समय की बर्बादी है क्योंकि वे इसे कभी नहीं चला पाएंगे। जेसन ग्रे की बात सुनकर उससे कहता है कि अगर सच में उसे कोई काम करना है तो अगले दिन उसके साथ ओक ओस इकट्ठा करने का कोई यंत्र बनाए। ग्रे सवाल करता है कि उन्हें इसकी क्या जरूरत है जबकि उनके पास पर्याप्त पानी इकट्ठा मौजूद है। जेसन उसे याद दिलाता है कि मौजूद सामान हमेशा नहीं चलता। ग्रे गुस्से में कहता है कि उसे अपनी बेवकूफ कार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। एन माहौल को शांत करने की कोशिश करती है। वह जेसन से कहती है कि उसे हर समय इतना तनाव में रहने की जरूरत नहीं है। परिवार की देखभाल करना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वह जेसन को समझाती है कि बच्चों को अपने पिता की जरूरत है और उसे भी अपने पति की जरूरत है। तभी बाहर से तेज गर्जने की आवाज आती है। जेसन तुरंत सबको पर्दे बंद करने के लिए कहता है और फिर चिमनी के खुले हिस्से से पानी इकट्ठा करने वाला यंत्र लगाने में सभी की मदद लेने लगता है। इसके बाद जेसन पूरे परिवार को बताता है कि पिछले कुछ समय से वे अपने बनाए हुए नियमों को लेकर काफी लापरवाह हो गए हैं। वह रूथ से कहता है कि अटारी की खिड़की पर लगाए गए उसके सभी चित्र तुरंत हटा दे, क्योंकि बाहर से कोई भी उन्हें देखकर उनकी मौजूदगी का पता लगा सकता है। लेकिन रूथ ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। तभी अचानक वही जीव दोबारा दिखाई देता है जिसे परिवार ने कई साल पहले देखा था। जेसन उसे देखते ही सबको छिप जाने का कहता है। वह अजीब जीव धीरे धीरे उनके घर के अंदर घुस आता है और पूरे घर में घूमने लगता है। उसके शरीर से निकलने वाली लंबी टेंटिकल से पानी की बूंदें नीचे गिर रही होती हैं। जहाँ जहाँ ये बूंदें पौधों पर पड़ती हैं, वहाँ के पौधे तुरंत मुरझाने लगते हैं। रूथ जहाँ छिपी होती है उसके पास भी वह जीव पहुँच जाता है। उसकी नुकीली टेंटिकल फर्श के तख्ते को चीरते हुए अंदर घुस जाती हैं। कुछ बूंदें सीधे रूथ के ऊपर भी गिर जाती हैं। रूथ डर के मारे बिल्कुल शांत रहती है। तभी बाहर से किसी दूसरे जीव के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज सुनते ही जीव अचानक घर से बाहर भाग जाता है। ग्रे मौके का फायदा उठाकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन उसे रोक देता है। दरवाजा बंद हो जाता है और ग्रे अपने पिता से नाराज होकर पूछता है कि उन्होंने उसे क्यों रोका, क्योंकि वह लगभग बाहर निकल ही गया था। इसी दौरान रूथ अपने ऊपर गिरी उन बूंदों को चखती है। वह अचानक कहती है कि यह समुद्र का पानी है। जेसन यह सुनकर हैरान रह जाता है। जेसन तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह पहले की तरह बंद रहता है। इसके बाद वह पीने के पानी को चखता है। उसे पता चलता है कि पानी का स्वाद बदल चुका है। वह पानी भी खारा हो चुका होता है। रूथ तुरंत समुद्री जीवों से जुड़ी पुरानी कहानियों के बारे में सोचने लगती है। वह जेसन से कहती है कि लेवियाथन, क्रैकन और जलपरियों जैसी कहानियों के बारे में सोचो। समुद्र की लगभग 80% गहराई आज भी इंसानों के लिए अनजानी है। शायद वे इंसानों की दुनिया पर कब्जा नहीं कर रहे, बल्कि यह जगह उनकी अपनी दुनिया है। जेसन रूथ को समझाता है कि यह उनका घर है और यहाँ वह पूरी तरह सुरक्षित है। फिर वह उससे कहता है कि वह इतनी किताबें पढ़ने के बजाय कुछ काम में हाथ बंटाए। रूथ उसकी बात पर सिर हिला देती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर से अपनी किताब पढ़ने लगती है। उधर एन देखती है कि घर में लगाए गए लगभग सारे पौधे मरने लगे हैं। वह मिट्टी को छूकर और चक्कर देखती है और समझ जाती है कि वह जीव अपने शरीर से खारा पानी गिराकर मिट्टी को भी जहरीला बना गया है। जेसन उसे बताता है कि उनके पीने के पानी के साथ भी यही हुआ है। एन निकालती है कि बाहर मौजूद वह चीज शायद चाहती है कि वे धीरे धीरे भूख और प्यास से मर जाएं। उसी दौरान बाहर एक फेरट जेसन के लगाए हुए जाल में फंस जाता है। रूथ उसके पास जाकर उसे प्यार से सहलाने लगती है।
रसोई में जेसन रूथ को समझाता है कि वे फिर से पौधे लगा सकते हैं, लेकिन एन उसे याद दिलाती है कि उनके पास अब सिर्फ 3 दिन का पानी बचा है। वह जेसन से कहती है कि अब उसे हकीकत को स्वीकार करना होगा। जेसन बुरी तरह टूटते हुए कहता है कि उसे नहीं पता कि उसे अब क्या करना चाहिए। वह एन से पूछता है कि आखिर वह क्या करे। एन उसे झकझोरते हुए कहती है कि अपनी आंखें खोलो। जेसन यह सोचता रहा कि परिवार उसकी वजह से जिंदा है, लेकिन असलियत यह है कि वे सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि चिमनी में एक दरार ने उन्हें कुछ मौके दिए। जो लोग मर चुके हैं उनसे वे किसी तरह बेहतर नहीं हैं। अगर उन्होंने इस घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोजा तो वे भी बाकी लोगों की तरह मर जाएंगे। तभी अचानक रूथ की जोरदार चीख सुनाई देती है। जेसन तुरंत वहां पहुंचता है और उस फेरट को मार देता है, जबकि रूथ उसे ऐसा करने से रोकने के लिए रोती और मिन्नतें करती है। कुछ समय बाद रूथ का घाव फैलने लगता है। एन जेसन से कहती है कि रूथ को तुरंत एंटीबायोटिक दवा चाहिए। अपनी बेटी की हालत देखकर जेसन बुरी तरह परेशान हो जाता है। वह गैराज में जाता है, अपनी बनाई हुई कार में बैठता है और बार बार उसे गैराज के दरवाजे से टकराने लगता है। वह लगातार कोशिश करता रहता है कि किसी तरह दरवाजा टूट जाए और वे बाहर निकल सकें, लेकिन लगातार टक्कर मारने के बाद आखिरकार जेसन बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद एन और ग्रे उसे होश में लाते हैं। होश में आने के बाद जेसन की नजर फर्श पर पड़ी कुछ दरारों पर जाती है। वह तुरंत एक लोहे की छड़ उन दरारों में फंसा देता है। उसे एन की कही बात याद आती है कि उनका घर नीचे धंस रहा है। जेसन सोचता है कि अगर घर की नींव और मिट्टी खिसक रही है तो शायद चिमनी में दिखाई देने वाली दरारें भी उसी वजह से बढ़ रही हैं। वह तय करता है कि उसे सबसे पहले इन दरारों का पीछा करके यह पता लगाना होगा कि वे आखिर कहां तक जा रही हैं। जेसन बाथरूम में जाता है और वहां लगा टॉयलेट निकाल देता है। इसके बाद वह फर्श की टाइलें तोड़ना शुरू करता है। काफी मेहनत के बाद उन्हें वहां एक पाइप दिखाई देता है। यह पाइप सीधे सीवर सिस्टम से जुड़ा होता है जो पूरे इलाके के घरों को आपस में जोड़ता है। जेसन को तुरंत एहसास होता है कि यह पाइप रिचर्डसन परिवार के घर से भी जुड़ा होगा। उसे याद आता है कि मैक्स में एंटीबायोटिक दवाएं मिल जाएं। जेसन खुद पाइप के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता बहुत संकरा होता है। तभी एन कहती है कि वह शायद अंदर जा सकती है। वह खुद पाइप में घुस जाती है और धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ती है। काफी दूर जाने के बाद वह एक बंद जगह पर पहुंचती है। वह जेसन और बाकी लोगों को बताती है कि आगे रास्ता बंद है। तभी उसे वहां कुछ ढीली ईंटें दिखाई देती हैं। एन उन्हें हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उससे संपर्क करने वाली वीडियो स्क्रीन अचानक बंद हो जाती है। जेसन घबरा जाता है और खुद पाइप में जाने की कोशिश करने लगता है। तभी ग्रे को रिचर्डसन के घर की तरफ से हल्की रोशनी दिखाई देती है। वह अपने पिता को बुलाकर वह रोशनी दिखाता है। तभी अचानक वीडियो संपर्क दोबारा शुरू हो जाता है और एन की आवाज सुनाई देती है। वह बताती है कि वह पाइप के रास्ते आगे निकलने में कामयाब हो गई है। एन रिचर्डसन के घर में एंटीबायोटिक खोजने लगती है। जेसन और ग्रे उसे वापस आने के लिए कहते हैं क्योंकि बाहर फिर से बारिश शुरू होने वाली होती है। एन को वहां पानी की एक बोतल दिखाई देती है और तलाश करते करते आखिरकार उसे कई बोतलें एंटीबायोटिक की मिल जाती हैं, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी चीज के गुर्राने की आवाज आती है। एन तुरंत छिप जाती है और सांस रोककर उस जीव के वहां से जाने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद एन धीरे धीरे वापस सीवर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसे मैक्स का शव दिखाई देता है। वह डर के मारे चीख उठती है। इसी दौरान बारिश का पानी तेजी से सीवर के अंदर भरने लगता है। पानी का स्तर बढ़ता जाता है और एन फंसने लगती है। वह जेसन और ग्रे को जोर जोर से पुकारकर उसे वापस खींचने के लिए कहती है। तभी वही जीव एन पर हमला कर देता है। वह उसके ऊपर एक काला पदार्थ उगलता है और उसकी टेंटेकल एन के हाथ से बंदूक गिरा देती हैं। एन अपनी पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करती है। जेसन और ग्रे भी पूरी ताकत लगाकर उसे वापस अपनी तरफ खींचते हैं। आखिरकार वे एन को पाइप से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद जेसन बिना समय गंवाए दीवार तोड़ना शुरू कर देता है। लगातार वार करने से दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह जाता है और मलबा उस जीव पर गिरकर उसे अंदर ही फंसा देता है। कुछ समय के लिए परिवार को लगता है कि शायद उन्होंने उस जीव को रोक दिया है। रूथ को तुरंत एंटीबायोटिक दवा दी जाती है ताकि उसके घाव का संक्रमण और ज्यादा न फैले। जेसन एन से बंदूक मांगता है, लेकिन एन बताती है कि जब वह सीवर से वापस आ रही थी तब बंदूक कहीं गिर गई थी। जेसन समझ जाता है कि अब वह रहस्यमयी जीव उनके पीछे जरूर आएगा। वह कहता है कि उस जीव को अभी यह नहीं पता कि घर के अंदर कितने लोग मौजूद हैं और इसलिए वह कुछ समय के लिए खुद नीचे रुककर उसका सामना करने का फैसला करता है। वह एन से कहता है कि वह बच्चों को अटारी में ले जाए और बारिश रुकने तक वहीं छिपकर रहे, लेकिन ग्रे अब लगातार छिपते छिपते थक चुका होता है। वह अपने पिता से कहता है कि वह अब और डरकर नहीं रहना चाहता। उसे लगता है कि अगर वे जीव उनके घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ सकते हैं
तो शायद वही रास्ता उनके बाहर निकलने का भी रास्ता बन सकता है। ग्रे कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे उन जीवों से लड़ेंगे। जेसन कुछ देर सोचता है और आखिरकार ग्रे की बात मान जाता है। अब परिवार भागने के बजाय मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर देता है। जेसन और ग्रे पूरे घर में अलग अलग जगहों पर जाल और दूसरे इंतजाम लगाने लगते हैं ताकि अगर वह जीव अंदर घुसे तो उसे रोका जा सके। दूसरी तरफ एन एक पेट्रोल बम तैयार करती है ताकि जरूरत पड़ने पर उस जीव पर हमला किया जा सके। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी जोरदार होती है कि पूरा घर उसकी आवाज से गूंजने लगता है। इसी बीच ग्रे देखता है कि बाथरूम का नल अपने आप खुल गया है और उसमें से पानी निकलने लगा है। जेसन को दूसरी तरफ चिमनी के पास से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। अचानक चिमनी के रास्ते से पानी तेजी से घर के अंदर आने लगता है। देखते ही देखते पानी का स्तर बढ़ने लगता है और कुछ ही समय में घर के कई हिस्से पानी में डूब जाते हैं। जेसन पानी के अंदर जाता है और वहां से बाहर देखने की कोशिश करता है। तभी उसे घर के बाहर वही रहस्यमयी समुद्री जीव दिखाई देता है। वह उसे देखते ही समझ जाता है कि खतरा उनके घर तक पहुंच चुका है। कुछ ही पल बाद रूथ चीखकर कहती है कि वह जीव घर के अंदर आ चुका है। जेसन तुरंत अपना हार्पून गन उठाता है और उस जीव पर निशाना साधने की कोशिश करता है, लेकिन पानी और अंधेरे की वजह से उसे साफ निशाना नहीं मिल पाता। वह एन से कहता है कि वह पेट्रोल बम उस जीप पर फेंके। एन हमला करने के लिए तैयार होती है और उसी समय जेसन हार्पून चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। जीव तुरंत अपनी लंबी टेंटेकल से जेसन को पकड़ लेता है और उसे पानी के अंदर खींचने लगता है। जेसन पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जीव उसे लगातार नीचे खींचता रहता है। तभी एन तेजी से आगे बढ़ती है और जेसन को पकड़कर पूरी ताकत से अपनी तरफ खींच लेती है। आखिरकार वह उसे उस जीव की पकड़ से बाहर निकालने में सफल हो जाती है। परिवार किसी तरह सीढ़ियों तक पहुंचता है और जेसन सबको बताता है कि अब उन्हें तुरंत अटारी में जाना होगा क्योंकि पानी लगातार ऊपर बढ़ रहा है। एन जेसन से हार्पून के बारे में पूछती है। जेसन बताता है कि संघर्ष के दौरान हार्पून उसके हाथ से छूटकर रसोई में गिर गया था। तभी ग्रे कहता है कि वह जाकर हार्पून लेकर आएगा। ग्रे पानी के अंदर तैरता हुआ रसोई की तरफ जाता है। काफी तलाश करने के बाद उसे हार्पून मिल जाता है और वह उसे उठा लेता है, लेकिन तभी उसे पानी के अंदर उस जीव के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। ग्रे तुरंत छिप जाता है। वह बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन लगातार पानी में रहने के कारण उसकी सांस फूलने लगती है। अब उसके पास ज्यादा देर तक सांस रोककर रहने की ताकत नहीं बची होती। तभी अचानक उसे अंधेरे पानी में अपने माता पिता के हाथ उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वे उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और किसी तरह उसे सुरक्षित ऊपर ले आते हैं। आखिरकार पूरा परिवार अटारी में पहुंच जाता है। जेसन ग्रे से कहता है कि हार्पून को तैयार रखो, जबकि वह रूथ से कहता है कि वह रस्सी को जगह पर डालने की तैयारी करे। जेसन और परिवार मिलकर अपने बनाए हुए जाल को एक्टिव कर देते हैं। अचानक जाल जोर से खिंचता है और पूरा परिवार भी पानी में खिंच जाता है। कुछ ही पल बाद वे खुद को घर के दरवाजे के पास पाते हैं। जेसन उस जीव को धमकी देता है और कहता है कि अगर वह दरवाजा खोल देगा तो वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो जेसन उसे मार देगा। इसके बाद जेसन उस रस्सी को काट देता है जिससे वह जीव फंसा हुआ होता है। चाकू उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब जेसन को लगता है कि वह जीव उन पर हमला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह जीव कुछ देर तक बस परिवार को देखता रहता है। फिर अचानक वह दरवाजा खोल देता है। परिवार बिना समय गंवाए घर से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं वे देखते हैं कि वहां पहले से ही कई दूसरे समुद्री जीव मौजूद हैं। परिवार डर जाता है और सोचता है कि अब शायद उनका बचना मुश्किल है। तभी घर के अंदर मौजूद वही जीव बाहर आता है और दूसरे जीवों की तरफ कुछ संकेत करता है, जैसे वह उनसे किसी भाषा में बात कर रहा हो। कुछ क्षणों तक सभी जीव एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर अचानक वे सभी वहां से चले जाते हैं। कुछ ही पल बाद उनके पीछे मौजूद पूरा घर जोरदार आवाज के साथ ढह जाता है। इतने सालों से उनका घर जिस तरह उन्हें कैद किए हुए था, वह आखिरकार पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। इसी के साथ लंबे समय बाद बारिश भी रुक जाती है। परिवार धीरे धीरे घर के मलबे से बाहर आता है और आसपास का नजारा देखकर दंग रह जाता है। अब उनका पूरा इलाका पहले जैसा नहीं रहा होता। शहर का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के खारे पानी में डूब चुका होता है। जहां कभी सड़कें और घर हुआ करते थे, वहां अब पानी ही पानी दिखाई देता है। परिवार को आसपास एक नाव दिखाई देती है जो उनके पड़ोसियों की होती है। वे उस नाव को लेकर समुद्र की तरफ निकल जाते हैं। पहली बार 5 साल बाद वे उस बंद घर की सीमा से बाहर होते हैं और खुले समुद्र में आगे बढ़ रहे होते हैं। एन नाव में रखा रेडियो चालू करती है
और मदद के लिए संदेश भेजती है। वह पूछती है कि क्या दुनिया में कहीं और कोई इंसान जिंदा बचा है। कुछ देर तक रेडियो से सिर्फ शोर सुनाई देता है। पूरा परिवार उम्मीद भरी नजरों से रेडियो को देखता रहता है। फिर अचानक उस शोर के बीच से एक बेहद धीमी और टूटी फूटी आवाज सुनाई देती है, हेलो। रेडियो से आई यह छोटी सी आवाज इस बात का संकेत होती है कि शायद वे इस दुनिया में अकेले नहीं बचे हैं। उनके सामने अब एक पूरी तरह बदली हुई दुनिया है, लेकिन कम से कम उन्हें यह उम्मीद मिल चुकी होती है कि कहीं न कहीं और भी इंसान इस तबाही से बच गए हैं।